तुम इतनी गंदी हालत में ऑटो क्यों चलाते हो? तुम जैसे लोग शहर खराब करते हो। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। वाराणसी की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सुबह के 9 बजे का समय था। चारों तरफ शोर, धूल और लोगों की जल्दबाजी थी। इसी भीड़ में आर्यन अपने पुराने ऑटो की सीट पर बैठा सवारियों का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में एक गहरी थकान थी। ऐसी थकान जो नींद से नहीं बल्कि जिंदगी के कड़वे तजुर्बों से आई थी। आर्यन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो साफ सुथरे कपड़े पहनता था और उसका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा था। लेकिन ये सब तब की बात थी जब उसकी पत्नी मीरा पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनी थी और जब उन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी नहीं हुई थी। अचानक सड़क के उस पार एक पुलिस जीप रुकी। उसमें से एक महिला उतरी जिसकी चाल में सख्ती और वर्दी में चमक थी। ये इंस्पेक्टर मीरा थी। शहर में वो अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थी। मीरा ने सड़क का जायजा लिया जहां ट्रैफिक जैम की स्थिति थी। उसका ध्यान तुरंत आर्यन के ऑटो पर गया जो गलत जगह खड़ा था। आर्यन ने दूर से ही उसे देख लिया। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी नजर मीरा से मिले। मीरा ने सख्त आवाज में कहा, ये ऑटो यहाँ क्यों खड़ा है? आर्यन ने मीरा को पहचान लिया था, इसलिए उसने अपनी नजर झुका ली ताकि वो उसे पहचान न सके। वो बिना कुछ बोले ऑटो स्टार्ट करने लगा, लेकिन तब तक मीरा उसके पास पहुंच गई और चिल्लाकर बोली, रुको, कागज दिखाओ। आसपास के लोग रुक गए। सड़क पर जैसे सन्नाटा छा गया। आर्यन ने ऑटो बंद किया और धीरे से नीचे उतरा। उसने अपना सिर झुका रखा था जैसे वो कोई मुजरिम हो। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना पुराना लाइसेंस निकाला। मीरा ने जैसे ही वो पुराना सा लाइसेंस अपने हाथ में लिया, उसकी नजर उस पर लिखे नाम पर ठिठक गई, आर्यन। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी की लकीर उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं को कठोरता के पीछे छुपा लिया। उसने आर्यन की तरफ देखा जो फटे हुए जूतों और गंदी शर्ट में नजरें झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर चिढ़ और गुस्सा आ गया। उसने तीखे लहजे में कहा, इतनी गंदी हालत में ऑटो चलाते हो? तुम लोगों की वजह से ही शहर का हाल खराब है। जहां मन किया कूड़े की तरह ऑटो खड़ा कर दिया। आर्यन चुप रहा। वो बोल सकता था कि वो वही है जिसके साथ उसने कभी सपने देखे थे, लेकिन उसने खामोशी चुनी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आज इस गरीब ऑटो वाले की खैर नहीं। मीरा को आर्यन की ये चुप्पी और भी ज्यादा चिढ़ाने लगी। मीरा ने उसे बदतमीज समझकर और भी डांटा, बोलते क्यों नहीं? जबान काट दी है किसी ने? तुम जैसे लोगों की वजह से ही ट्रैफिक का बुरा हाल है। जहां मन किया कूड़े की तरह ऑटो खड़ा कर दिया। आर्यन ने बहुत धीरे से जवाब दिया, गलती हो गई मैडम। गुस्से और झुंझलाहट में मीरा ने अपना हाथ हवा में उठाया। वो आर्यन को थप्पड़ मारने ही वाली थी। भीड़ की सांसें थम गई। तभी आर्यन ने बहुत धीमी और भारी आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, मीरा। वो हाथ वहीं हवा में रुक गया। मीरा की सांसें अटक गईं। उसने अपने कांपते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे किया और धीरे धीरे उस चेहरे को देखा जिसे उसने सालों पहले बहुत करीब से देखा था। उसकी आंखों की सख्ती अब घबराहट में बदल चुकी थी। दोनों की नजरें मिली और मानो वक्त थम गया। आसपास खड़ी भीड़ और कांस्टेबल सब हैरान थे कि एक मामूली ऑटो वाले ने उनकी सख्त इंस्पेक्टर को नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे की। मीरा ने अपनी आंखों में उभरती घबराहट को छुपाने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए कड़क आवाज में कहा, सब लोग यहाँ से हटो, अपना काम करो। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन लोग अब भी दूर से नजरें टिकाए हुए थे। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। उसकी वर्दी का गर्व और पुराने रिश्ते का दर्द आपस में टकरा रहे थे। उसने आर्यन से कहा, ऑटो साइड में लगाओ। आर्यन ने बिना किसी विरोध के ऑटो किनारे खड़ा कर दिया। मीरा उसके पास आई और दबी आवाज में पूछा, तुम यहाँ इस हाल में, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन ने शांति से जवाब दिया, क्या बताता मीरा, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारी अपनी इज्जत है, रुतबा है। मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा हूँ। मीरा को याद आया वो दिन जब 7 साल पहले उनके तलाक के कागजात पर आर्यन ने बिना एक सवाल किए दस्तखत कर दिए थे। उसने तब सिर्फ इतना कहा था, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। आर्यन की सादगी और उसकी ये हालत देखकर मीरा के मन में एक अजीब सी कसक उठी। उसने कांस्टेबल को पास आते देख अपनी भावनाएं दबा ली। कांस्टेबल ने पूछा, मैडम चालान काटना है? मीरा एक पल के लिए रुकी, फिर सख्त लहजे में बोली, नहीं, कोई चालान नहीं होगा, इसे जाने दो। कांस्टेबल हैरान था क्योंकि मीरा नियमों के मामले में कभी ढील नहीं देती थी। आर्यन ने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन जाने से पहले उसने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, मैडम आज आपने जो किया वो शायद सही था, पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। एक गरीब की भी अपनी गरिमा होती है। आर्यन का ऑटो धुएं के गुबार में ओझल हो गया, लेकिन मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस वर्दी को पहनकर वो खुद को ताकतवर समझती थी, उस वर्दी के पीछे का इंसान आज हार गया था। आर्यन के जाने के बाद वो जीप में बैठकर थाने की ओर बढ़ी तो खिड़की से बाहर पीछे छूटते वाराणसी के दृश्य उसे धुंधले लग रहे थे। उसे सिर्फ आर्यन का वो चेहरा दिख रहा था जो धूप में काला पड़ चुका था।
पर जिसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। थाने पहुंचते ही जब मीरा अपनी कुर्सी पर बैठी तो सामने रखी फाइलें उसे चिढ़ाने लगी। स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ ने आकर कुछ पूछा। मैडम, सब ठीक है? मीरा ने सिर तो हिला दिया, पर उसकी आवाज में वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। वो बार बार अपनी हथेली को देख रही थी जिसे उसने आर्यन पर उठाने की कोशिश की थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो वर्दी आज उसके कंधों पर बहुत भारी हो गई है। हर फोन की घंटी और हर सिपाही की आवाज में उसे आर्यन का वो शब्द सुनाई दे रहा था, मैडम। शाम को जब वो घर पहुंची तो घर की चकाचौंध और सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। उसने सबसे पहले अपनी बेल्ट और वर्दी उतारी। आज उसे लगा जैसे इस वर्दी के साथ साथ उसके अहंकार की ढाल भी उतर गई है। उसने लाइट नहीं जलाई। वो अंधेरे में ही सोफे के कोने पर बैठ गई। अंधेरे में यादें और भी साफ हो जाती हैं। उसे याद आया वो दिन जब उसने आर्यन से कहा था, अगर मैं अफसर बन गई तो तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? और आर्यन ने हंसकर कहा था, तुम उड़ना मीरा, मैं नीचे से तुम्हें देखकर खुश हो लूंगा। मीरा ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में गई और ए अक्षर पर रुकी। वहां आज भी आर्यन नाम सेव था। उसकी उंगली कॉल के बटन पर जाकर ठिठक गई। वो सोचने लगी, क्या कहूंगी? माफी मांगूंगी या अपनी पहचान छुपाने का ढोंग करूंगी? उसे लगा कि उसका एक फोन आर्यन के उस स्वाभिमान को चोट पहुंचा सकता है जिसे उसने 7 साल से सहेज कर रखा है। उसने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया और अपनी आंखें मूंद ली, पर पलकों के पीछे से एक आंसू गालों तक आ ही गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने उसे पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी, आज वो वाराणसी की सड़कों पर धूल फाक रहा है। उधर आर्यन भी अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। उसकी झोपड़ी में एक चारपाई और एक पुराना बल्ब था। उसने जेब से दिन भर की कमाई निकाली। पैसे कम थे, पर आज उसकी भूख मर चुकी थी। उसे मीरा का वो उठा हुआ हाथ बार बार याद आ रहा था। उसने सोचा, क्या वर्दी वाकई इंसान को इतना बदल देती है कि वो अपनों को भी नहीं पहचानता? 7 साल पहले जब मीरा पुलिस की तैयारी कर रही थी, आर्यन एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आर्यन ने अपनी रातों की नींद और अपनी हर ख्वाहिश को मार दिया ताकि मीरा की कोचिंग की फीस भरी जा सके। जब मीरा का चयन पुलिस विभाग में हुआ तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। वो अब एक रसूखदार अफसर थी, जबकि आर्यन एक साधारण प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान था। मीरा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि आर्यन की सादगी उसकी नई हाई प्रोफाइल जिंदगी और रसूखदार दोस्तों के बीच फिट नहीं बैठती। एक शाम मीरा ने ही हिम्मत जुटाकर आर्यन से तलाक मांग लिया। उसने कहा, आर्यन, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि हमारा साथ अब मुमकिन नहीं है। हमारी सोच और समाज में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आर्यन को धक्का तो लगा, लेकिन उसने मीरा की आंखों में अपने लिए वो सम्मान खोते देखा जो कभी हुआ करता था। उसने बिना किसी बहस या झगड़े के कागजों पर दस्तखत कर दिए। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम ज्यादा ऊंचा उड़ सकोगी तो मुझे ये रिश्ता खत्म करने में कोई ऐतराज नहीं। जल्द ही कोर्ट में दोनों का तलाक हो गया। उसने अपनी पहचान इतनी गहरी दफन कर दी कि वो एक गुमनाम ऑटो वाला बन गया। अगले दिन मीरा से रहा नहीं गया। उसने अपनी वर्दी उतारी और साधारण कपड़े पहनकर अपनी निजी गाड़ी से उस इलाके की तरफ निकल पड़ी जहां ऑटो वाले रहते थे। वो आर्यन का सच अपनी आंखों से देखना चाहती थी। काफी पूछताछ के बाद वो एक तंग गली में पहुंची। वहां उसने देखा कि आर्यन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था। पास की बस्ती के 2-3 छोटे बच्चे उसके पास बैठे थे और आर्यन उन्हें फटी हुई किताबों से पढ़ा रहा था। मीरा ये देखकर ठिठक गई। उसने सोचा था कि वो आर्यन को एक टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान पाएगी, लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। आर्यन तंगहाली में भी दूसरों को रोशनी बांट रहा था। तभी आर्यन की नजर मीरा पर पड़ी। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। बच्चों, अब घर चलो। आर्यन ने धीरे से पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहिबा? यहाँ कोई मुजरिम नहीं रहता। उसकी आवाज में तंज नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी जिसमें मीरा के कलेजे को चीर दिया। मीरा की पलकें झुक गई। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर कदम रखने लगी। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। दीवारों पर सीलन थी, एक कोने में कुछ पुराने बर्तन रखे थे और जमीन पर फटी हुई दरी बिछी थी। ये वो आदमी था जिसने कभी मीरा के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी थी। मीरा ने भारी आवाज में पूछा, आर्यन, तुम इस हाल में यहां रह रहे हो? तुमने एक बार भी मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हारी इतनी भी अपनी नहीं थी? आर्यन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मीरा, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो हक कैसा? और फिर तुम अब एक बड़े पद पर हो। मेरा तुम्हारे पास आना तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचा सकता था। लोग कहते कि देखो, इंस्पेक्टर का पति एक मामूली ऑटो वाला है।
मीरा की आंखों से एक आंसू छलक गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो आर्यन। कल सड़क पर जो हुआ और इन 7 सालों में जो मैंने तुम्हें भुला दिया, उस सबके लिए मुझे माफ कर दो। आर्यन ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, माफी की जरूरत नहीं है मीरा। वक्त बदलता है तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। तुमने अपनी राह चुनी, मैंने अपनी। पर एक बात याद रखना, जिस वर्दी पर तुम्हें गर्व है वो तुम्हें ताकत तो दे सकती है, लेकिन किसी का सम्मान छीनने का हक नहीं देती। मीरा को महसूस हुआ कि आज वो हार गई है। वो यहाँ आर्यन की मदद करने आई थी, लेकिन आर्यन ने अपनी बातों से उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मीरा और आर्यन बाहर निकले तो देखा कि कुछ दबंग लोग पड़ोस की एक गरीब विधवा का सामान घर से बाहर फेंक रहे थे। आर्यन तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उन गुंडों ने उसे धक्का दे दिया। मीरा का खून खौल उठा। उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ी और बिजली की फुर्ती से उस आदमी का हाथ मरोड़ दिया जिसने आर्यन को छुआ था। गुंडा चिल्लाया, ए औरत, तू कौन है? बीच में मत पड़, वरना तेरा भी बुरा हाल होगा। मीरा ने ठंडे लेकिन खौफनाक लहजे में कहा, बुरा हाल किसका होगा ये तुझे अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा। उसने तुरंत अपने फोन से पास के थाने में फोन किया और अपनी लोकेशन बताते हुए बैकअप भेजने का आदेश दिया। जब गुंडों ने सुना कि वो पुलिस की किसी मैडम से बात कर रही है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। वर्दीधारी पुलिस वालों को देखते ही बस्ती में सन्नाटा पसर गया। मीरा ने कड़क आवाज में कहा, इन सबको गिरफ्तार करो और उस विधवा का सामान वापस अंदर रखो। आज के बाद अगर इस बस्ती में किसी ने जोर जबरदस्ती की तो उसे मैं खुद देखूंगी। बस्ती के लोग हैरान थे कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला इतनी शक्तिशाली पुलिस अफसर है। पुलिस उन गुंडों को घसीटते हुए ले गई। विधवा औरत ने रोते हुए मीरा के पैर छुए, लेकिन मीरा ने उसे उठाकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन शांत खड़ा सब देख रहा था। जब सब चले गए तो आर्यन ने कहा, शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही एक अफसर की असली पहचान है मीरा। आज तुमने जो किया, काश तुम हर किसी के लिए हमेशा ऐसे ही कर पाती। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, मैं बदलूंगी आर्यन, मैं सिर्फ वर्दी नहीं पहनूंगी, अब मैं इंसानियत का फर्ज भी निभाऊंगी। मीरा वहां से चली तो गई, लेकिन उसके दिमाग में अब एक बड़ी योजना चल रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसके महकमे में कुछ लोग भ्रष्ट हैं जो गरीबों को दबाते हैं और उसे इस सिस्टम को ठीक करना होगा। अगले दिन जब वो थाने पहुंची तो उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। उसने सबसे पहले उन फाइलों को निकलवाया जिन्हें अक्सर मामूली कह के दबा दिया जाता था। उसने देखा कि शहर के कुछ बड़े रसूखदार लोग और ट्रक यूनियन के मालिक मिलकर गरीब ऑटो वालों और रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली करते थे। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उसके अपने ही कुछ पुलिस वाले इस खेल में शामिल थे। मीरा ने एक मीटिंग बुलाई और सख्त लहजे में कहा, आज से इस शहर के ट्रैफिक नियम सबके लिए बराबर होंगे, चाहे वो किसी बड़े नेता की गाड़ी हो या किसी गरीब का ऑटो। अगर किसी ने भी किसी निर्दोष को परेशान किया या वसूली की तो उसकी वर्दी उतारने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल और दरोगा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसी शाम मीरा ने एक विशेष अभियान चलाया। वो खुद सड़क पर उतरी और उन जगहों का निरीक्षण करने लगी जहां अक्सर ऑटो वालों को तंग किया जाता था। उसने देखा कि एक बड़े व्यापारी की लग्जरी कार बीच सड़क पर खड़ी थी, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा था। जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे हटाने की कोशिश की तो व्यापारी का बेटा बाहर निकला और चिल्लाने लगा, जानते नहीं मेरा बाप कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? मीरा अपनी जीप से नीचे उतरी। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने बिना डरे कहा, कानून का बाप संविधान है और फिलहाल मैं यहाँ कानून हूँ। गाड़ी जब्त करो और इसका भारी चालान काटो। भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पहली बार देखा कि एक पुलिस अफसर रसूखदारों के सामने झुक नहीं रही थी। दूर खड़े आर्यन ने ये सब देखा। उसकी आंखों में एक संतोष था। उसने जिस मीरा को कभी चाहा था वो आज अपने असली रूप में लौट आई थी। व्यापारी के बेटे की गाड़ी जब्त करना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। उस रसूखदार व्यापारी ने मीरा को फोन करके धमकाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने साफ कह दिया, कानून अपना काम करेगा, आप अदालत में बात कीजिए। इस घटना के बाद शहर के शक्तिशाली लोगों में खलबली मच गई। उन्हें डर था कि अगर मीरा इसी तरह काम करती रही तो उनका भ्रष्टाचार का धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने मीरा के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। अगले दिन मीरा के पास ऊपर से दबाव आने लगा। उसके सीनियर अधिकारी ने उसे केबिन में बुलाया और कहा, मीरा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन कुछ लोगों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। उस व्यापारी का मामला रफा दफा कर दो। मीरा ने अपनी टोपी टेबल पर रखी और शांति से कहा, सर, अगर वर्दी पहनकर मैं सच का साथ नहीं दे सकती तो मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। या तो इंसाफ होगा या मेरा इस्तीफा। सीनियर ऑफिसर के पास कोई जवाब नहीं था। इधर आर्यन को कुछ लोगों ने चेतावनी दी। कुछ गुंडे उसके ऑटो के पास आए और बोले, तू उस इंस्पेक्टरनी का पुराना जानकार लगता है,
उसे समझा दे कि शहर के बड़े लोगों से पंगा न ले, वरना उसका और तेरा दोनों का बुरा हाल होगा। आर्यन डरा नहीं। उसने उन गुंडों की आंखों में देखकर कहा, वो अपना काम कर रही है और मैं अपना। अगर हिम्मत है तो उसे रोक कर दिखाओ। गीदड़ों की तरह मुझे धमकाने से क्या होगा। गुंडों ने आर्यन के ऑटो पर लाठियां बरसाईं और उसे घायल कर दिया। जब ये खबर मीरा तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून उतर आया। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं बल्कि आर्यन के सम्मान की भी है। वो अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंची। आर्यन के सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में गहरी चोट थी। उसे इस हाल में देखकर मीरा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, आर्यन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी लड़ाई ने तुम्हें खतरे में डाल दिया। आर्यन ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये सच की लड़ाई है। और सच के रास्ते में थोड़े जख्म तो मिलते ही हैं। मैं ठीक हूं, तुम अपना हौसला मत हारना। मीरा ने वहीं खड़े खड़े अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों को आदेश दिया, अगले 2 घंटों के भीतर वो व्यापारी और उसके पाले हुए वे गुंडे मुझे सलाखों के पीछे चाहिए। शहर का एक एक कोना छान मारो। उस रात वाराणसी की पुलिस ने वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हुआ था। मीरा ने खुद लीड करते हुए उस गुंडे के अड्डे पर छापा मारा। जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, मीरा ने दौड़कर उस मुख्य आरोपी को दबोच लिया जिसने आर्यन पर हमला किया था। उसने उसे वहीं जमीन पर पटका और गरज कर बोली, तुम जैसे लोग सिर्फ कमजोरों पर हाथ उठाना जानते हो। आज वर्दी की असली ताकत देखो। सुबह होने तक व्यापारी का बेटा और उसके सारे गुंडे जेल के अंदर थे। मीरा ने उन पर ऐसी धाराएं लगवाई कि उनकी जमानत होना नामुमकिन हो गया। पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक महिला इंस्पेक्टर ने बड़े बड़े माफियाओं की कमर तोड़ दी है। लेकिन मीरा के मन में अभी भी एक टीस थी। आर्यन अब भी उस टूटी हुई झोपड़ी में असुरक्षित था। उसने फैसला किया कि वो आर्यन को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाएगी। लेकिन वो जानती थी कि स्वाभिमानी आर्यन कभी उसका एहसान नहीं लेगा। अगले दिन मीरा अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आर्यन को लेने पहुंची। उसने आर्यन से बहुत कहा, आर्यन, बाहर खतरा है, वे लोग फिर से हमला कर सकते हैं। कम से कम जब तक मामला शांत नहीं होता तुम मेरे साथ चलो। आर्यन ने बहुत शांति से मीरा की ओर देखा और सिर हिला दिया। उसने कहा, मीरा, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी झोपड़ी में ही ठीक हूँ। अगर आज मैं तुम्हारे बंगले में रहने चला गया तो मेरी 7 साल की तपस्या और मेरा स्वाभिमान दोनों हार जाएंगे। लोग कहेंगे कि एक गरीब ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पुरानी पहचान का सौदा कर लिया। मीरा ने भावुक होकर कहा, ये सौदा नहीं है आर्यन, ये मेरा फर्ज है। आखिर हम कभी एक थे। आर्यन ने जवाब दिया, हम एक थे मीरा, पर अब हमारी दुनिया अलग है। तुम कानून की रक्षक हो और मैं एक साधारण नागरिक। तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। और रही बात सुरक्षा की, तो अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि इस शहर की पुलिस अब जाग चुकी है। मीरा को एहसास हुआ कि वो आर्यन को अपनी ताकत से नहीं जीत सकती। उसने आर्यन की बात मान ली, लेकिन उसने चुपके से उस बस्ती के आसपास सादे कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी ताकि दोबारा कोई हमला न हो सके। उसी रात मीरा को एक बड़ा पुरस्कार, प्रेसिडेंट्स मेडल, देने की घोषणा हुई, क्योंकि उसने शहर के सबसे बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था। पूरे विभाग में जश्न का माहौल था, लेकिन मीरा की आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। जब मीरा को सम्मानित किया जा रहा था, उसने माइक पर खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा शहर दंग रह गया। उसने कहा, आज ये मेडल मुझे मिला है, लेकिन इसकी असली हकदार वो हिम्मत है जो मुझे एक साधारण ऑटो वाले की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान से मिली है। आर्यन दूर खड़ा तालियां बजा रहा था। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। मीरा के उस भाषण ने पूरे शहर का दिल जीत लिया। सम्मान समारोह के बाद समारोह की चमक धमक और तालियों की गूंज अभी मीरा के कानों में थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सीधे उस पुरानी बस्ती पहुंची जहां आर्यन बच्चों को पढ़ा रहा था। इस बार उसके चेहरे पर इंस्पेक्टर का रौब नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। मीरा ने आर्यन के करीब जाकर उसे गौर से देखा। आर्यन के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्यन, आज जब स्टेज पर खड़ी थी तो सब मुझे देख रहे थे, पर मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। ये मेडल, ये वर्दी, ये रुतबा, आज सब मुझे बहुत बौना लग रहा है। उस दिन सड़क पर जब मैंने तुम पर हाथ उठाया था तो वो थप्पड़ तुम्हें नहीं, मेरे अपने वजूद को लगा था। आर्यन की आंखों में नमी तैर गई। मीरा, 7 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे लगा था कि तुम बदल गई हो, पर आज तुम्हें यहाँ इस रूप में खड़ा देखकर लग रहा है कि मेरी मीरा कहीं खोई नहीं थी, बस अपनी मंजिल के शोर में थोड़ी दूर हो गई थी। मुझे तुमसे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा ये एहसास ही मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल है। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैंने फैसला किया है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल तुम्हें कोई सुख सुविधा देने के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वाभिमान का सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं इस शहर के उन सभी बच्चों के लिए एक शाम की पाठशाला शुरू कर रही हूँ। क्या तुम उस पाठशाला के मुख्य शिक्षक बनोगे? आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये काम मैं खुशी खुशी करूंगा मीरा।
इसमें कोई एहसान नहीं, बल्कि समाज के प्रति मेरा फर्ज होगा। समय बीतता गया। मीरा ने वाराणसी में कानून का ऐसा राज स्थापित किया कि अपराधी शहर छोड़कर भागने लगे। उधर आर्यन की पाठशाला में अब सैकड़ों गरीब बच्चे पढ़ने आने लगे। आर्यन अब केवल एक ऑटो वाला नहीं, बल्कि बस्ती का गुरुजी बन चुका था। एक शाम जब सूरज गंगा के घाटों पर ढल रहा था, मीरा अपनी ड्यूटी खत्म करके उस पाठशाला के पास पहुंची। आर्यन बच्चों को सिखा रहा था कि असली जीत पद या पैसे में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को बचाए रखने में है। दोनों की नजरें मिली। अब उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई अधूरापन नहीं था। वे एक साथ तो नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के सम्मान में खड़े थे। वाराणसी की उस व्यस्त सड़क पर आज भी आर्यन का पुराना ऑटो चलता है, लेकिन अब उसे कोई डराता नहीं, बल्कि हर कोई उसे इज्जत से रास्ता देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।